Assalamualaikum, dear students, hopefully you are all fine. आज का हमारा लेक्चर है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर और ये टॉपिक फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से है यानी केमिकल बॉन्डिंग से, और इसके अलावा ये टॉपिक कॉमन है सेकेंड ईयर से और सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में है ये टॉपिक। तो साथ एक ही टॉपिक है तो हम दोनों चीज़ों में इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देते चलें, क्योंकि आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते, और कुछ ऐसे भी हैं जो डुप्लेट या ऑक्टेट को ओबे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को ओबे करें वो स्टेबल हैं, लाइक नोबल गैसेस लाइक हीलियम एंड नियॉन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ग्रुप के मेंबर्स जो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट को ओबे नहीं करते, फिर वो अनस्टेबल होते हैं। फिर वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या उसको गेन करते हैं या फिर शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो उनमें से आज हम एक स्टार्ट करते हैं। कुछ एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, वो कैसे हैं? तो देखिए इसके हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, वो टॉपिक होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि ये क्या होती है। अब देखिए कुछ एटम्स ऐसे हैं ना जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है या फिर दो आ जाते हैं या फिर तीन आ जाते हैं ना, तो वो एटम्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लूज इजीली कर सकते हैं। लाइक पहले ग्रुप की बात कर लें, फर्स्ट ए की, या फिर सेकंड ए की बात कर लें, या फिर हम थर्ड ए की बात करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट ए में सोडियम की बात कर लें तो Na+1 ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम है, Mg+2 होगा। सेकंड ग्रुप में को सावधान Valencey+2 होती है, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जब हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं ना, जिसमें बोरॉन फैमिली है, एल्यूमिनियम है, तो Al+3 ये तीन इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम को लूज इलेक्ट्रॉन, एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी जो होती है ना बेसिकली वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी भी एटम को अपने वैलेंस शेल के अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिलीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो हम इसकी ऑथेंटिक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ इसकी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा देखें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to form cation is called ionization energy। मतलब किसी भी isolated gaseous atom के वैलेंस शेल में से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है या रिक्वायर्ड होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, सिंपल सी। सोडियम की बात करें, सोडियम ये हमारे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में फिर 8 आते हैं, फिर तीसरे में फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के आखिरी शेल में आता है वो लूजली बाउंड होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए जो सोडियम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब देखिए हमारे पास सोडियम है Na सोडियम, और ये Na+1, और इसने ये क्या किया है, अपने वैलेंस शेल में से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव किया है। और उसके लिए क्या करेगा, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, ये 496 किलो जूल पर मोल ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि ये एब्जॉर्ब करता है, यानी ये सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसी तरह मैंने दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है पोटेशियम। पोटेशियम, अब देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 1, मतलब इसके भी वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा या रिमूव करेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है ये 419 किलो जूल पर मोल, ये जो है पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोगों को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड बताते हैं
कि कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी के वैलेंस शेल में 2 भी होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं। मतलब किसी भी एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसी तरह किसी एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है ना, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसी तरह किसी एटम के आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब ये हम आगे चलते जाएंगे। तो अब देखें, चाहे किसी एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें या 2 निकालें या 3 निकालें, एनर्जी जो है हमेशा के लिए एब्जॉर्ब करना पड़ती है, मतलब रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब देखिए ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आइडिया दिए हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से सिर्फ एक यानी पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह किसी एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होते हैं ना, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। लाइक मैग्नीशियम की बात हम करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास किसी एटम के आखिरी शेल में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होते हैं, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से होती है। तो साफ है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्योंकि एब्जॉर्ब करना पड़ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देते चलें कि हमारे बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जब हम किसी भी एटम के आखिरी शेल में से, वैलेंस शेल में से या आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं ना, फिर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वो बढ़ जाती है। जितना फिर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उसका मतलब ये होता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर एनर्जी भी ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ती है। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वो और भी बढ़ जाती है, यानी अट्रैक्शन और हाई हो रही है। फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी फिर और भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी is always greater than second and second ionization energy is always greater than first। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा कि सेकंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, जस्टिफाइड या व्हाई ऐसा क्यों होता है? तो आप लोगों को मैंने सिंपल से तरीके से बता दिया कि जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो फिर न्यूक्लियस की रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो अट्रैक्शन होती है ना काफी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो एनर्जी भी फिर ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो ये इसमें आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर लेना है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 3 भी हो सकते हैं, तो हम उनकी बात भी करते हैं। तो साफ है सेकंड है या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ चुकी होती है। तो देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास देखिए मैग्नीशियम है और आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 12 होता है। इन 12 पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2। मतलब जब हम बात करते हैं ना, ये देखें ये हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया और तीसरे में 2, यानी कि ये 2 इसके पास वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो मैग्नीशियम जब इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा फिर जाकर ये क्या करता है, ऑक्टेट को ओबे करेगा, फिर ये स्टेबल हो सकता है। जब ये 2 को लूज करेगा ना, ये क्या बन जाएगा हमारे पास Mg+2, यानी ये हमारे पास मैग्नीशियम का आयन बन जाएगा जिसने अब क्या किया हुआ है, ऑक्टेट रूल को ओबे किया हुआ है, तो ये स्टेबल फॉर्म में होता है। तो देखें इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है 1 बाय 1। तो मैग्नीशियम पहले क्या काम करेगा, देखिए मैग्नीशियम ने पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, Mg+1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, चार्ज देना है तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, ये 738 किलो जूल पर मोल होती है। यानी कि मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जूल पर मोल होती है। इसी तरह ये Mg+1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो फिर ये Mg+2 और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। तो अब आपको पता है कि जब दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पहला, फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ बढ़ जाएगी। जितना अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो फिर उतना एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर तीसरा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ये 1450 किलो जूल पर मोल है। मतलब ये मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इस टाइम में ये देखिए इसने ऑक्टेट को ओबे कर लिया है, इस टाइम ये स्टेबल है। लेकिन अगर हम स्टेबल में से ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो फिर निकाल सकते हैं, लेकिन ये है कि एनर्जी पे बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। अब देखिए Mg+2 है, इस टाइम स्टेबल है। ये Mg+3 मतलब इसने तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, रिलीज किया है, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ज्यादा हो चुकी है, यानी 7730 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये देखिए ये भी सेम वैसा ही केस आ गया है हमारे पास कि थर्ड जो है वो ज्यादा हो रही है सेकंड से और सेकंड ज्यादा हो रही है फर्स्ट से। तो ये वैल्यूज भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद फैक्टर्स की बात करते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक हमारे पास ये एटॉमिक रेडियस है, दूसरा हमारे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, तीसरा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, और चौथे नंबर पे ये हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। अब इसमें देखें एटॉमिक रेडियस, आप लोगों को ये पहले ही पता है कि जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ना, तो एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बढ़ जाता है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतना कम होती है। जितना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो भी कम रिक्वायर्ड होती है। मतलब एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं वो भी कम होती हैं। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस का जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखें इसमें हम यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये ऐड कर दें कि एटॉमिक रेडियस का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट तीसरे नंबर पे है, और आप लोगों को पता है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि लैक ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यानी एक एटम के न्यूक्लियस और आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में अट्रैक्शन में जो कमी आती है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। वो आपको पता है ग्रुप में क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज के बढ़ने से एक न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि
न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो कमी आती है ना वो शील्डिंग इफेक्ट है। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ भी इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ ऑर्बिट, नेचर ऑफ ऑर्बिट यानी एसपीडीएफ की बात हम यहां पे करेंगे। तो जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं एसपीडीएफ, तो देखें आपको पता है एसपीडीएफ एस न्यूक्लियस के करीब होता है, उसके बाद फिर पी होता है, उसके बाद फिर डी आता है, उसके बाद फिर एफ आता है। तो अगर एस की बात की जाए तो एस में देखें तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपोजिट स्पिन शो करते हैं। तो अगर वो कंप्लीटली फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल है तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एस की आई ज्यादा होगी पी से, और P की ज्यादा होगी D से, और D की ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी F से। मतलब ये हम इसमें नेचर ऑफ ऑर्बिट का कांसेप्ट देंगे, और ये जो फोर्थ फैक्टर है ना इसी का, ये हमें फायदा देगा उसके अंदर जब हम इसके एब्नॉर्मल बिहेवियर के पॉइंट पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शनल केस जो हमारे पास आते हैं। अब इसी के साथ वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रुझान होता है, क्या ट्रेंड होता है। तो देखें टेबल के अंदर तो एक हम ग्रुप की बात करते होते हैं और एक हम पीरियड की बात करते हैं। तो नंबर 1 पे देखें इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करते हैं ना तो द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती है ना ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज होती हैं। क्यों डिक्रीज होती हैं? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं ग्रुप के अंदर, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना तो फिर क्या होता है, एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस के बढ़ने से फिर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, डिक्रीज होती है, और इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इट इज ड्यू टू, लिखा हुआ है यहां पे कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, इसके अलावा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि एक एटम के न्यूक्लियस का आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से एक एटम के न्यूक्लियस का आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा अट्रैक्शन में कमी आएगी, और जो अट्रैक्शन में कमी होती है वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में इंक्रीज होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती हैं। फिर हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, इन अ पीरियड। पीरियड में आपको पता है कि आयोनाइजेशन, हम पहले जनरल बात कर लेते हैं। ग्रुप में हमने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम, जबकि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस या साइज की बात करें वो डिक्रीज होता है। अब इसमें देखें जब हम पीरियड की बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो एक एटम के न्यूक्लियस का आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्ट होता जाएगा। जितना डिस्टेंस शॉर्ट होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बढ़ने से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती जाएगी, उस हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो इसमें मैंने लिखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो एक एटम के न्यूक्लियस का आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिस्टेंस होगा वो भी शॉर्ट होता जाएगा। उसके शॉर्ट होने से क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी। नो एक्स्ट्रा शेल एडेड, पीरियड के अंदर कोई एक्स्ट्रा शेल भी ऐड नहीं होता। फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होती है क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट होता जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 4 पे लिखा मैंने कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन कांस्टेंट, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये बेसिकली डिपेंड्स करता है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इसके जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ शेल जो होते हैं एक पीरियड के अंदर, लाइक हमारे पास दूसरा पीरियड देख लें, उसमें 2 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है शुरू से लेकर आखिर तक, और उसके शेल ही 2 ही रहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नंबर ऑफ शेल भी वो भी कांस्टेंट है, सेम रहते हैं, और जो इसके इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेकिन हम ये क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर की क्लास है तो हम यहाँ पे डी बुला का कंसेप्ट यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, वो फिर नेक्स्ट बीएससी की क्लास जैसे भी होगी उसमें फिर हम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वन ये हमारे पास एब्नॉर्मल बिहेवियर, यानी इसको हम एक्सेप्शनल केस भी कह सकते हैं। एब्नॉर्मल बिहेवियर दो हमारे पास दिए हुए हैं जो कि मेजर है। नंबर वन, एक तो एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ज्यादा एक्सेप्शनल केस होते हैं, एक्सेप्शन आती हैं तो उसी से ये कंसेप्ट डेवलप होते हैं हमारे। तो पहला हमारे पास इसमें ये पॉइंट आ रहा है कि ग्रुप सेकंड ए एंड थर्ड ए, तो रूल के मुताबिक देखा जाए तो उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं ना वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। सेकंड ग्रुप पहले आता है, थर्ड ग्रुप बाद में आता है। तो उस रूल के मुताबिक थर्ड ग्रुप की जो वैल्यूज हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वो ज्यादा होनी चाहिए सेकंड की कम, लेकिन सेकंड ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है वो थर्ड से ज्यादा है, मतलब ये एब्नॉर्मल बिहेवियर है। एक्सेप्शनल केस आ गया, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप का मेंबर बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, यानी 1s2 2s2। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना बेरिलियम की, तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इसका टच दे रहा हूं। तो देखिए ये हमारे पास बेरिलियम है, ये बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4। फिर मैं बात करता हूं थर्ड ग्रुप के मेंबर से, यानी कि बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो देखिए बेरिलियम में ये 1s2 और ये हमारे पास 2s2 है, जबकि बोरॉन का 5 ये हमारे पास 1s2 और ये हमारे पास 2s2 और ये 2p1 है। तो देखें सेकंड ग्रुप के मेंबर को देखें तो आखिर में s2 आया हुआ है, मतलब उसका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। जबकि थर्ड ग्रुप के मेंबर की बात करें बोरॉन की तो 1s2 2s2 2p1 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में जो 2p आया हुआ है इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। जब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा तो ये स्टेबल भी ज्यादा नहीं है। जब ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो फिर साफ है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जबकि सेकंड वाले की ज्यादा होती है, यानी ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या शो करते हैं? एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। कैसे? हालांकि देखा जाए नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से बिलोंग रखता है और ऑक्सीजन 6वें ग्रुप से बिलोंग रखता है। तो छठे ग्रुप की रूल के मुताबिक आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए 5वें की कम, लेकिन 5वें की मतलब नाइट्रोजन की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। इसकी भी एक रीजन है हमारे पास, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि देखिए इसमें ये हमारे पास जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, ये हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ये क्या आएगा 1s2 और ये हमारे पास 2s2 और ये हमारे पास 2p3। 1s2 2s2 और ये 2p3, मतलब ये हमारे पास देखिए नाइट्रोजन 7 है। हम इसके ऑर्बिटल्स को शो करते हैं, ये 1s2, ये हमारे पास 2s2 और ये हमारे पास 2px, ये हमारे पास 2py और ये हमारे पास 2pz, मतलब p में 3 ही है तो एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि p की जो कैपेसिटी होती है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है और हर एक ऑर्बिटल के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इनके पास एक ही आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने हाफ फिल्ड रूल को ओबे किया हुआ है, मतलब आपने पढ़ा था डॉपलर रूल होता है, ऑक्टेट रूल होता है, इसी तरह हमारे पास ये हाफ फिल्ड रूल है। जो हाफ फिल्ड रूल को ओबे करते हैं एटम वो भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी उसके हाफ फिल्ड रूल की वजह से है। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। हम इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हमारे पास 1s2, ये हमारे पास 2s2 और ये 2p4 है, यानी 8 आगे इसके। तो अब हम इसकी क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट को देखते हैं 8, ये हमारे पास 1s, ये हमारे पास 2s, ये 2px और ये हमारे पास 2py और ये हमारे पास 2pz है। तो देखिए s के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसी तरह इसके पास भी 2 है, इसके पास 4 है, p के पास 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखें
ऑक्सीजन ने एक तो हाफ रेट रूल को ओबे नहीं किया और इसके अलावा ऑक्टेट को भी ओबे नहीं किया। मतलब ऑक्सीजन जो है ना इनके मुकाबले में लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जबकि ऑक्सीजन की लेस स्टेबिलिटी की वजह से जब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना ये ग्रेटर देन ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये इसके दो हमारे पास एक्सेप्शनल केस थे जो कि जनरल फॉर्म में आपको बताया है मैंने। इसके बाद इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस की तरफ हम आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, जब हमने ये जैसे टॉपिक पढ़ा तो इससे हमारे पास तीन इसकी मेजर एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें से नंबर 1 पे ही हमारे पास लिखा हुआ है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब देखिए डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नंबर 2 ही हमारे पास वैलेंसी। नंबर 3 आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस हम कर सकते हैं। तो देखिए मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो देखिए इस टॉपिक को पढ़ने का ये हमें आइडिया हो गया कि एक मेटल का कंसेप्ट कि वो तमाम एटम जिनका साइज लार्जर हो, सावधान अगर साइज उनका लार्जर है तो फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होती है। मतलब लार्जर साइज वाले जितने भी एटम्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और मतलब हम ये कह सकते हैं वो तमाम एटम जिनका साइज लार्जर हो और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो वो हमारे पास मेटल्स कहलाएंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल में के स्टार्ट में जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं तकरीबन वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि लार्जर साइज होता है और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, लेकिन हाइड्रोजन और बोरॉन के अलावा। इसके साथ साथ नंबर 2 पे नॉन मेटल्स, ये उसका रिवर्स है। मतलब वो तमाम एटम्स जिनका साइज समालर हो, सावधान है जब साइज समालर होगा तो फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे तमाम एटम जिनका साइज समालर हो और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि पहले ग्रुप में से हाइड्रोजन और तीसरे ग्रुप में से जो बोरॉन है ये दो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, बाकी सारे मेटल्स होते हैं। अपने स्मॉलर साइज और हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन और बोरॉन नॉन मेटल्स होते हैं। इसी तरह दूसरी इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास वैलेंसी है। वैलेंसी का हमारे पास सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। हम इसमें यूं पढ़ते हैं कि किसी एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में गैप अगर ज्यादा आ जाए, ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, उस एटम की 1 होती है। और अगर किसी एटम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में अगर गैप ज्यादा आ जाए तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। आप लोग मैग्नीशियम को ही देख लें, ये इसकी सेकंड है और इसकी थर्ड है, ये 1450 है और ये 7730 है। मतलब डिफरेंस ज्यादा आ रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड के दरमियान में। अगर किसी एटम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में अगर गैप मैक्सिमम आ जाए तो उनकी जो वैलेंसी होती है उन एटम्स की सिर्फ 2 ही होगी। इसी तरह कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में अगर गैप ज्यादा हो फिर उनकी वैलेंसी जो है वो 3 होती है, लाइक एल्युमिनियम। ठीक है, वैलेंसी के बाद ये हमारे पास आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट है। तो इसमें देखें पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट वाले जो हमारे पास ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए हो गया और सेकंड ए हो गया। जब हम फर्स्ट ए का लिंक करते हैं सातवें के साथ, मतलब हैलोजन्स के साथ, लाइक NaCl की बात करें तो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है ना वो 1.7 से ज्यादा आता है। तो मतलब ये बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक होगा। ये फर्स्ट ग्रुप का लिंक करें आप 7th ए के साथ, हैलोजन्स के साथ, और सेकंड ए ग्रुप का आप लिंक करें यानी कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, छठे ग्रुप के साथ यानी ऑक्सीजन फैमिली के साथ, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी क्या होगा, बॉन्ड आयोनिक होगा। और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसी तरह दूसरा कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। जब हम आगे चलते हैं ना तीसरे ग्रुप की तरफ, चौथे की तरफ, तो फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो कम होता जाएगा। जिस तरह हमारे पास ये कार्बन को देख लें, CH4 है, ये इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह SiH4 है, इसमें क्या कोवलेंट बॉन्ड है।
तो मतलब जितना आप आगे चलते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस स्टार्ट होता जाएगा, 1.7 से कम होता जाएगा, तो उस हिसाब से ये हमारे पास बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये शॉर्ट सा जो टॉपिक था फर्स्ट ईयर लेवल के मुताबिक और सेकंड लेवल के मुताबिक थोड़ा सा आप लोगों को बताया है, तो आप लोग ये टॉपिक सही तरह से देख लेंगे। मैंने इसमें डी ब्लॉक को मिस किया है, मतलब डी ब्लॉक मैंने अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि वो एफएससी लेवल पे हमारे पास अभी ज्यादा नहीं है। तो आप लोग ये टॉपिक लाजमी सही तरह से इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई मसला आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप लोग उसमें भी आपको क्लियर कर देंगे। और फर्दर वीडियोस आप लोग देखने के लिए इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वन बाय वन आप लोगों को लाजमी शेयर करेंगे। फर्दर वीडियोस को देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि फर्दर वीडियोस आप लोग इजीली देख सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।